अर्थक्वेक कौन से प्लेस पे आया है, इसके पहले जापान में हमें कौन कौन से मेजर अर्थक्वेक देखने को मिले हैं, जापान में ही ये अर्थक्वेक इतना फ्रीक्वेंटली क्यों आता है, तो ये सभी चीजों पे हम लोग यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर जापान के किस इलाके में ये हमें देखने को मिला है भूकंप। ठीक है, तो देखो जापान के एक क्षेत्र है जिसका नाम है क्यूशु। ठीक है, यहां पे आप गौर करोगे ये एक आइलैंड है जिसका नाम है क्यूशु। ठीक है, इसका नाम है क्यूशु। ठीक है, ये एक द्वीप समूह है, क्यूशु द्वीप समूह है। यहीं पे आप देखोगे ये जो क्षेत्र है यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये वही क्षेत्र है जहां पे नागासाकी है। हिरोशिमा और नागासाकी का आपने नाम सुना होगा, तो नागासाकी यहां पे है, और एक जो दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है चुगोकू, इसी क्षेत्र में आपको हिरोशिमा देखने को मिलता है। तो जहां पे नागासाकी है, जिस आइलैंड पे नागासाकी है, उसी का नाम है क्यूशु, और यहीं पे इसी क्षेत्र में एक भूकंप आया है। पहले इसकी तीव्रता जो है, इसके बारे में यह बोला गया कि इसकी तीव्रता जो है वो पहले बोला गया था 7.8, बट इसको रिवाइज किया गया है कि 6.8 मैग्नीट्यूड का, 6.8 की तीव्रता का यह भूकंप आया था जापान में। पहले स्टार्टिंग में एक सुनामी की वार्निंग भी इशू की गई, बट उसके बाद में उसको हटा लिया गया। ठीक है, यहां पे कई लोगों की इसमें डेथ भी हुई है, कई जगहों पे लोग इसमें ट्रैप भी हुए हैं। तो जापान का ये जो क्षेत्र है क्यूशु, यहीं पे हमें यह भूकंप देखने को मिला है। अब अगर हम लोग बात करें तो आखिर इसका कारण क्या है, देखो एक सिंपल रीजन तो आप जानते हो कि अगर हम जापान की बात करते हैं, ये जो हमारा रिंग ऑफ फायर, अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान भी आपका रिंग ऑफ फायर से जुड़ा हुआ है। रिंग ऑफ फायर इसी पर स्थित है। पर जापान में हमें एक और विशेष खूबी देखने को मिलती है कि ये जो जापान के जो अलग अलग आइलैंड्स है, ये जो अलग अलग द्वीप समूह हैं, ये 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पर मौजूद हैं। ये 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पर मौजूद है। यहां पर आप देखोगे कि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स है, एक तो पैसिफिक, फिलीपीन, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन। तो यहां पे 4 प्लेट्स हैं। यहां पे आपको 4 प्लेट देखने को मिलेगा, 4 प्लेट्स हैं जिस पर यह स्थित है, जिसमें हमारा एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी है, एक हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसमें हमारा एक प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है, एक हमारा पैसिफिक प्लेट है, एक फिलीपींस का फिलीपीन सी प्लेट, और साथ में हमें यूरेशियन प्लेट भी देखने को मिलता है। यानी ये जो एरिया है, ये जो हमारा जापान का जो क्षेत्र है, यह जो जापान का क्षेत्र है वह 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पर मौजूद है। ये जो जापान का टोटल आइलैंड आपको दिखता है, यहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम है होक्काइडो, तोहोकू, कांटो, चुबू, कंसाई, शिकोकू, क्यूशु और चुगोकू, और एक हमारा फिर आइलैंड ग्रुप है ओकिनावा। इसके अलावा आप देखोगे सेंकाकू आइलैंड भी है जो काफी ज्यादा फेमस रहता है। तो अगर आप देखोगे जापान के जो इलाके हैं वो 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पर मौजूद हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के जो बीच में जो क्रियाएं होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ क्रॉस करते हैं, इनके बीच की जो एनर्जी ट्रैप है, उसी एनर्जी के कारण जापान में समय समय पे भूकंप आते रहते हैं। तो पहला रीजन तो यह है कि ये 4 अलग अलग प्लेट पर है। दूसरा, एग्जाम के हिसाब से आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि इस क्षेत्र का नाम क्या है जहां पे भूकंप आया है। तो वैसे ये जो भूकंप है जो काफी ज्यादा फेमस हुआ है, इसका नाम है क्यूशु। ये हमारा एक क्यूशु क्षेत्र है जहां पे यह भूकंप आया है। अब आपको याद होगा अभी से कुछ महीने पहले एक और यहीं पे फिलीपींस में भूकंप आया था। इसके पहले अगर आपको याद होगा कि रशिया में जो कामचटका पेनिनसुला है वहां पे भी भूकंप आया था। तो रूस में कामचटका पेनिनसुला पे, इसके अलावा फिलीपींस में भूकंप आया था, और फिर जापान में भी हमें एक मेजर भूकंप देखने को मिला है अभी इस महीने में। ठीक है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आप देखोगे रिंग ऑफ फायर इसको कहा जाता है। यहां पे समय समय पे भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती रहती है। अगर आप जापान में देखोगे तो जापान में प्रति वर्ष यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रति वर्ष 1500 से 2000 भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं।
यहां पे आपको 1500 से 2000 भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे जापान के इस इलाके में। तो यानी कि आप ये समझो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, जापान के लिए भूकंप का आना एक सामान्य सी घटना है। मतलब आप डेली बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे 4 से 5 भूकंप आते रहते हैं। डेली बेसिस पे इस क्षेत्र में 4 से 5 भूकंप आते रहते हैं। तो अगर औसतन देखा जाए तो औसतन 1500 से 2000 भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जाते हैं। यहां पर आप देखोगे कुछ ऐसे भूकंप है जो कि काफी ज्यादा फेमस हुए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, यहां पे आपको एक क्षेत्र है तोहोकू। तोहोकू में 2011 में भूकंप आया था जो काफी ज्यादा डिजास्टरस था। यहीं पे आप देखोगे 2011 में जो फुकुशिमा ये इसका एक परमाणु संयंत्र था जिसको नुकसान पहुंचा था। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को यहीं पे नुकसान पहुंचा था और इसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इसमें आप देखोगे लगभग 18,500 लोगों की मृत्यु हुई थी। 18,500 लोगों की इसमें यहां पे मृत्यु हुई थी इस तोहोकू जो प्लेट है इसमें 2011 में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि आप इसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पे भूकंप आते रहे हैं। जैसे कि कोबे क्षेत्र है, कोबे क्षेत्र में भी इसके पहले भूकंप आया था। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे बहुत पहले लाइक 1923 में ग्रेट कांटो भूकंप आया था। यहां पे एक क्षेत्र है ग्रेट कांटो। ठीक है, तो ये जो कांटो इलाका है जिसमें आपको टोक्यो भी है, यहीं पे आप देखोगे एक ग्रेट कांटो भूकंप। ये जो भूकंप आए हैं वो आया था 1923 में, 1923 में। और उस समय में 1,05,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इस समय में आप देखोगे 1,05,000 से अधिक लोगों की मृत्यु यहां पर देखने को मिली थी। 2011 में जब फुकुशिमा में जो ये भूकंप आया उसमें आप देखोगे 18,500 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ साथ आप देखोगे इसके पहले एक ग्रेट कोबो 1995 में एक कोबे में भूकंप आया था और उस रीजन में भी हमें देखने को मिला कि लगभग 5,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जापान में समय समय पे ऐसे डिजास्टरस भूकंप आते रहते हैं, ऐसे आपदाएं आती रहती है जिससे कई लोगों को नुकसान पहुंचता है, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। तो अभी जो भूकंप आया है वो कौन से क्षेत्र में आया है? क्यूशू क्षेत्र में आया है। और यहां पे आप देखोगे कि अभी के समय में बोला गया कि 100 से अधिक लोग ट्रैप्ड हैं, कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है। तो इसका भी आधिकारिक डेटा आना बाकी है, बट ये भी एक डिजास्टरस भूकंप माना गया है। तो आई होप ये क्लियर है आप सबको। हाँ, रिसेंट वाला जो है वो 7.1 का बोला गया था पहले। जैसे ये जो भूकंप है इसको सबसे पहले बोला गया कि ये 7.1 स्केल का है। इसको अगर देखा जाए तो अभी जो 2026 में जो भूकंप आया इसको स्टार्टिंग में बोला गया कि 7.1 ये तीव्रता का भूकंप आया, ये स्टार्टिंग में बोला गया था। बट बाद में इसको रिवाइज किया गया है कि नहीं, ये 6.8 का था। तो आज का जो मैंने आपको बताया है कि 6.8 का, वो इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये आया तब बोला गया था कि 7.1 स्केल का ये भूकंप है, बट बाद में उसको रिवाइज करके 6.8 किया गया है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हमें देखने को मिलती है कि भूकंप से जापान में समय समय पे अलग अलग तबाही होती रहती है। ठीक है, अब देखो, अब एक समस्या है जिसका नाम है अमीबिक मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस। एक समस्या है जिसका नाम है अमीबिक मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस। जो लोग पिछले साल करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे 2025 में, आप सबको शायद याद होगा कि तब भी ये डिजीज काफी ज्यादा फेमस हुआ था। कुछ याद आया? असम को हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा? नहीं 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 सानिया, आप एक काम करना, आप देखना वीडियो में, आपको एक वीडियो दिखेगा जिसपे हम लोगों ने स्पेशली असम का जो फ्लड है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। तो वीडियो या तो अपलोड हो गया होगा या होने वाला होगा। तो असम के फ्लड को हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा, बिल्कुल, ये जो अमीबिक मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस है इसी का नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये हमारा इसी का नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा।
इसी को हम ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में भी जानते हैं। ये मस्तिष्क को नष्ट करने वाली अमीबा है, ये मस्तिष्क को नष्ट करने वाली अमीबा है। ठीक है, इसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, इसका नाम जो है वो है नेग्लेरिया फाउलेरी। इस अमीबा का जो नाम है, ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है इसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, नेग्लेरिया फाउलेरी। ये इस अमीबा का नाम है। और ये अमीबा क्या कर सकती है? देखो, ये जो अमीबा है, ये अमीबा, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति ऐसे जल में स्नान करने गया जहां पे स्टैग्नेंट वाटर है, जहां पे रुका हुआ पानी है, थमा हुआ पानी है, उसमें यह अमीबा जनरली पनपता है। अगर आप नॉर्मली देखोगे, प्राकृतिक रूप से देखोगे, तो रुके हुए पानी में पाया जाता है, यह आपको रुके हुए पानी में पाया जाता है। तो आप यह समझ सकते हो कि इट इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो रुके हुए पानी में आपको यह देखने को मिलेगा कि रुके हुए पानी में यह हमारा जो अमीबिक मेनिंजोइंसेफ्लाइटिस कॉज करने वाला जो अमीबा है, जो इसका कारक अमीबा है जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, वह इसमें मौजूद होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें स्नान करने जाता है, कोई व्यक्ति इसी पानी में स्नान करने जाता है, तो यह बैक्टीरिया उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो नाक या मुख से शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो आप देखोगे नाक या मुख से शरीर में प्रवेश करेगा। तो इसमें यह क्षमता होती है कि नाक या मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर लेता है, यह इसकी क्षमता होती है।